हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दर्शना क्लासरूम चैनल। मेरा नाम है सोनम प्रताप एंड मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी हम एस ब्लॉक कर रहे थे। एस ब्लॉक में हमने लास्ट लेक्चर में एनएच के रिएक्शंस करे और एनएच के रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मान के चलिएगा। कई बार पेपर में एनएच के रिएक्शन पूछे जाते हैं। अब हर ग्रुप के साथ एनएच करवाने से बेटर है कि आप एनएच के रिएक्शंस एक ही साथ कर दें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए, क्योंकि यही एनएच के रिएक्शंस आपने बोरॉन फैमिली में भी पढ़ने, यही एनएच के रिएक्शंस आपने कार्बन फैमिली में पढ़ने, यही एनएच के रिएक्शन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन फैमिली में पढ़ने, हेलोजन फैमिली में पढ़ने। ठीक है, तो इन सारी फैमिलीज में अपने एनएच के रिएक्शन पढ़ने। इससे बेटर है कि आप पहले ही एनएच के सारे रिएक्शंस पढ़ लें और उनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। और जो मैंने 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बोले थे वो रिएक्शंस आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस है। ठीक है, चलिए आज के जो हम पढ़ने वाले हैं, हम कंपाउंड्स कर रहे थे और उन कंपाउंड्स में ग्रुप 1 के कंपाउंड्स में थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे और कुछ और कंपाउंड्स की बात करेंगे। तो आज का पहला कंपाउंड है वो है हमारा फर्स्ट कंपाउंड दैट वी हैव इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, ये मेरा पहला कंपाउंड है आज का, है ना? ये मेरा पहला कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है, पहली चीज तो हम प्रिपरेशन देखेंगे। प्रिपरेशन के बाद हम ये देखेंगे कि उसके यूजेस कहाँ है, कहाँ केमिकल रिएक्शन होते हैं, कैसे वो केमिकल रिएक्शन करते हैं। ठीक है, जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, पहले बात करूंगा प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन की बात करूंगा। पहला प्रिपरेशन है जो सबसे मेन मेथड है, बहुत सारे मेथड है वैसे सोडियम कार्बोनेट को बनाने के, लेकिन सबसे मेन मेथड जो है वो है सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, और इससे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। ठीक है, तो कौन सा मेथड है हमारे पास? सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। दिस इज द मेथड, दिस इज द मेथड, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। ये मेथड है मेरे पास, ये मेथड है मेरे पास, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। ठीक है, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस से हम सोडियम कार्बोनेट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस जैसे कि नाम से करता है, अमोनिया यूज होना चाहिए, तो अमोनिया यहां पर यूज होता है, NH3 यूज होता है। ठीक है, NH3 के साथ हम यहां पर यूज करेंगे वाटर H2 और साथ में यूज करेंगे CO। ठीक है, हम ये 3 चीजें यूज करेंगे साथ में। ठीक है, NH3, वाटर एंड CO2। ठीक है, जब इसका रिएक्शन होगा, जब भी किसी चीज के साथ ये चीजें लगती हैं तो ध्यान से समझना, यहां पर आपके पास क्या है, देखो ये बेस है, ये एसिड है और ये साथ में पानी है, तो यहां पर क्या बन जाएगा? सोडियम अमोनियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा? अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट बन गया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, अब इसी अमोनियम कार्बोनेट में, इसी अमोनियम कार्बोनेट में मैं एक्सेस में H2O और CO2 डाल रहा हूं। मैं एक्सेस में H2O और CO2 डाल रहा हूं, तो अमोनियम कार्बोनेट मेरे पास कार्बोनेट है, कार्बोनेट में मैं एक्सेस में क्या डाला? CO2 एंड H2O। अब मैं अगर एक्सेस में CO2 एंड H2O डालता हूं तो क्या बनेगा? कार्बोनेट का रिएक्शन में आपको करवाया था कि किसी भी कार्बोनेट में अगर मैं एक्सेस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड डालूंगा तो एक कंपाउंड बनता है जो है अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अमोनियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या हुआ? पहला स्टेप में मैं कार्बोनेट बना रहा हूं, सेकंड स्टेप में उसको बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, थर्ड स्टेप आ जाओ। थर्ड स्टेप में क्या करूंगा? मेरे पास थर्ड स्टेप में अमोनियम कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट होगा। ठीक है ना, बाइकार्बोनेट का रिएक्शन मैं करवाऊंगा, इसको कराऊंगा NaCl से। किसके साथ रिएक्शन करवाऊंगा? NaCl के साथ। जब मैं इसके साथ इसका रिएक्शन NaCl के साथ करवाता हूं तो मेरे को कंपाउंड जो मिलता है वो मिलता है NaHCO3। क्या मिलता है? NaHCO3, सोडियम का बाइकार्बोनेट। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मेरे को मिल जाएगा NH4Cl, NH4Cl। ये रिएक्शन मिला। ठीक है, तो मेरे को ये कंपाउंड मिला साथ में। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट को क्या करो? हीट कर दो। सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को क्या कर दो? हीट कर दो। जब इसको हीट करूंगा तो मैंने आपको सिखाया था कि बाइकार्बोनेट की हीटिंग पे, कुछ रिएक्शंस पहले ही पिछले लेक्चर में सिखाया है कि बाइकार्बोनेट की हीटिंग पे आपको क्या मिलता है? वापस से आपको कार्बोनेट मिल जाता है प्लस H2O प्लस CO2 मिल जाता है। यहां से मेरे को कंपाउंड मिल जाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO। ठीक है, तो मेरे को सोडियम बाइकार्बोनेट की हीटिंग पे वापस से सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 मिल जाएगा, है ना? तो ये कंपाउंड्स मिल गए मेरे को। ठीक है, अच्छा, तो मेरे को क्या मिल गया? सोडियम कार्बोनेट। यहां से मेरे को क्या मिल गया? सोडियम कार्बोनेट। और जो बाकी बचा H2O प्लस CO2 वो तो उड़ गया। अच्छा, ये जो NH4Cl था, इस NH4Cl को सेपरेट करने के लिए मैं यूज करता हूं स्लेक लाइन। इस NH4Cl को सेपरेट करने के लिए क्या मैं यूज करता हूं? स्लेक लाइन। और ये रिएक्शन मैंने कल करवाया आपको। मैंने क्या करवाया था? NaOH का रिएक्शन करवाया था NH4Cl से। क्या करा था मैंने? कहा एक्सचेंज होगा, तो यहां पर भी एक्सचेंज होता है और बनाता है CaCl2, जिसका बन जाता है प्रेसिपिटेट, साथ में बन जाता है NH3, साथ में बन जाता है H2। ठीक है, H3 प्लस NH3 प्लस H2। NH3 प्लस H2 कैसे बना? देखो यहां पर बनेगा NH3 नहीं बनेगा। इनिशियली क्या बनता है?
इनिशियली क्या बनता है, एक्सचेंज होगा तो NH4OH बनेगा, NH4OH, और ये जो NH4OH है ये ब्रेक डाउन करके क्या बना देगा, NH3 प्लस H2, NH3 प्लस H2, ब्रेक डाउन करके क्या बना देगा, NH3 प्लस H2। ठीक है, तो हुआ क्या, आपका जो अमोनिया था उसका रिएक्शन वाटर और CO2 के साथ हुआ, अमोनियम कार्बोनेट बना। अमोनियम कार्बोनेट को आपने अगेन वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर और CO2 में डाला तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बनेगा। इस बाइकार्बोनेट को जब आप NaCl से रिएक्ट कराते हो तो आपको क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस NH4Cl, और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको हीट करो, डिकम्पोज करो, तो क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO। ठीक है, अच्छा ये जो अमोनियम क्लोराइड है प्लस CaOH है, इसको अमोनियम क्लोराइड बच गया यहाँ पर, इसको सेपरेट करके क्या डालता हूं मैं, CaOH छोड़, ये CaOH छोड़ क्या करता है, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि डिकम्पोज हो जाता है, वापस आपको क्या जाता है, अमोनिया एंड H2। अब ध्यान से देखना, ये अमोनिया को मैं वापस यूज कर सकता हूं यहां पर, ये अमोनिया को मैं वापस यूज कर सकता हूं यहां पर, है ना, इस अमोनिया को वापस यूज कर सकता हूं यहां पर, है ना। तो इस तरह से ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक है ना, तो दिस इज सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, दिस इज सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। अच्छा, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस की एक खास बात है कि ये सोडियम के लिए ही यूज होता है, पोटेशियम के लिए यूज नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि पोटेशियम में दिक्कत क्या है कि जब पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनेगा, जब पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनेगा तो ये इतना ज्यादा सोल्यूबल है, इतना ज्यादा पानी में सोल्यूबल है कि ये प्रेसिपिटेट नहीं बना पाएगा। जैसे यहां पर तो ये प्रेसिपिटेट बना देता है, यहां पर तो प्रेसिपिटेट बना देता है, लेकिन ये प्रेसिपिटेट नहीं बना पाएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। और ये प्रेसिपिटेट जब नहीं बनाएगा तो उसको आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, सेपरेट नहीं कर पाओगे तो फिर हीट कैसे करोगे, डिकम्पोज कैसे करोगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इसके साथ कि ये पानी में सॉल्युबल है, बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वाटर इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट सोडियम बाइकार्बोनेट, तो उसकी वजह से क्या होगा, आप उसको डिकम्पोज नहीं कर पाओगे, डिकम्पोज नहीं कर पाओगे तो आपको सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट नहीं मिलेगा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट नहीं मिलेगा, जबकि सोडियम के साथ ऐसा दिक्कत नहीं है, सोडियम के साथ ऐसी दिक्कत। चलिए, ये आपका हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रिपरेशन। सॉल्व अमोनिया प्रोसेस आपको ध्यान रहना चाहिए, और एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट का यूज, पोटेशियम बाइकार्बोनेट के लिए मेथड यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि पोटेशियम बाइकार्बोनेट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी, क्योंकि वो पोटेशियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल है, इस वजह से दिक्कत आएगी। दूसरा इससे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि NH4Cl को कैसे हटाते हो, तो NH4Cl को कैसे हटाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेके उसको हटाते हैं। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, और ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए, ये तो हुई बात बेटा इसके प्रिपरेशन की। अब इसे कुछ केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, है ना, कुछ केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, है ना, केमिकल कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, पहला केमिकल रिएक्शन देखिए, मेरे पास है Na2CO3 रिएक्ट्स विद SO2। ठीक है, ये रिएक्शन आता है मेरे पास Na2CO3 रिएक्ट्स विद SO2। अब मैं बोलूंगा इसका रिएक्शन कैसे करना है। देखो, दिस इज सॉल्ट, दिस इज एसिड, एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, होता क्या है, जब भी किसी सॉल्ट का रिएक्शन किसी एसिडिक ऑक्साइड से होता है तो रिप्लेसमेंट ऑफ एनायंस होता है। तो होगा क्या, ये जो SO2 है ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन करके रखेगी और यहां से दूसरे वाले एसिडिक ऑक्साइड को रिप्लेस कर देगी, दूसरे वाले एसिडिक ऑक्साइड को क्या कर देगी, रिप्लेस। अब कार्बन का एसिडिक ऑक्साइड कौन सा होता है, CO2, तो CO2 रिलीज हो गया और यहां पर कंपाउंड क्या बन गया, Na2SO3। अब ध्यान रखना, इस चेंज में ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन रहेगी, इस चेंज में ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन रहेगी। यहां कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहां भी +4 है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहां भी +4 है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन सेम, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, सेम रहेगी। द ओनली थिंग इज कि आपका इंटरचेंज हो जाएगा, ये जो SO2 है ये CO2 को रिप्लेस करके खुद लग जाएगा और CO2 अलग से इवेपोरेट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, देखो सिंपल सा रिएक्शन है कि आपके पास जब भी कोई स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगी वो क्या करेगी, आपका इसके साथ SO2 के साथ रिएक्ट करेगी और आपके साथ इस तरह से सॉल्ट बना देगी और बाकी आपका CO2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, Na2CO3 + HCl। चलिए ये रिएक्शन बताइए, ये रिएक्शन में क्या होगा, सिंपल रिएक्शन है बेटा कि आपके पास Na2CO3 है, Na2CO3 जब HCl से रिएक्ट करता है तो क्या होगा, एसिड है, एसिड किससे रिएक्ट कर रहा, सॉल्ट। मैंने आपको क्या बोला, दूसरी सॉल्ट बनेगी, दूसरी सॉल्ट क्या हो जाएगी बेटा इसमें, NaCl + H2CO3। अब ध्यान से देखना, ये जो H2CO3 है दिस इज अनस्टेबल, ये जो H2CO3 है वो क्या है, अनस्टेबल। तो ये डिकम्पोज कर जाता है और डिकम्पोज करके हमें दे देता है H2O + CO2। ये डिकम्पोज करके हमें क्या देता है, H2O + CO2। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना कि Na2CO3 + HCl gives us NaCl + H2CO3, और ये जो H2CO3 है वो H2 + CO2 गैस देता है, H2 + CO2 गैस देता है। बात समझ आती है, ये बात समझ आती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास CaCl2 +
Na2CO3 नेक्स्ट आपके पास CaCl2 प्लस Na2CO3, ये रिएक्शन आपके पास। अब ये रिएक्शन करना है, दोनों ही सॉल्ट हैं। जब दो सॉल्ट रिएक्ट करें तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? रिप्लेसमेंट। एक एनायन दूसरे एनायन के साथ, एक कैटायन दूसरे कैटायन के साथ। तो यहां वाला देखो, ये वाला इसको रिप्लेस कर देगा, सोडियम को खुद लग जाएगा और सोडियम यहां आ जाएगा। जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा NaCl प्लस CaCO3 का प्रेसिपिटेट। अब ध्यान रखना, इस रिएक्शन को, टाइप ऑफ रिएक्शन को बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अनटिल एंड अनलेस प्रोडक्ट में कोई प्रेसिपिटेट बन रहा हो तब तक ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव नहीं करेगा। तो रिएक्शन फॉरवर्ड तभी मूव करेगा जब आपके एंड में एक प्रोडक्ट बन रहा हो और प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट आउट कर रहा हो। ठीक है, होगा क्या? दो सॉल्ट है, दोनों सॉल्ट क्या कर रही हैं? एक्सचेंज कर रही हैं। तो ये वाला कैटायन इधर लग जाएगा, ये वाला कैटायन इधर आ जाएगा। ठीक है, और आपका सॉल्ट इसके साथ दो डिफरेंट सॉल्ट्स बनेंगी, लेकिन उसमें से एक प्रेसिपिटेट आउट करनी चाहिए, उसमें से एक प्रेसिपिटेट आउट करनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये बात हुई बेटा केमिकल रिएक्शन ऑफ Na2CO3 के साथ। देखो Na2CO3 क्या है? सॉल्ट है। ठीक है, सॉल्ट का रिएक्शन एसिड के साथ देखा आपने, HCl के साथ देखा आपने, और उसके बाद इसके साथ देखा। ठीक है, बेस के साथ भी देख सकते हो, तो बेस में इधर से रिप्लेस कर देगा, वो नेसेसरी नहीं है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। और आपको ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, खासकर ये वाला रिएक्शन कई बार पूछा जाएगा और आप फंस जाओगे क्या सा होना है। तो रिप्लेसमेंट हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, अब प्रॉपर्टी, इसकी यूजेस की बात करें हम, यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, यूजेस की बात करें तो कहां का यूज होता है? पहला जगह जो यूज होता है वो है, फर्स्ट जगह जो यूज है वो है सॉफ्टनिंग एजेंट की तरफ। सॉफ्टनिंग एजेंट, सॉफ्टनिंग एजेंट मतलब देखो, ये जो सॉफ्टनिंग एजेंट की प्रॉपर्टी है ये आप हाइड्रोजन में पढ़ोगे। एक्चुअली में वाटर में क्या होता है? हार्डनेस होती है। ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर होती है, और उस हार्डनेस को हटाने, हार्डनेस मतलब आप ये सारी चीजें आप हाइड्रोजन में पढ़ोगे, तो एक बार हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन का सेकंड लेक्चर आप अगर देखोगे तो उसमें आपको हार्डनेस पता चल जाएगी, व्हाट इज हार्डनेस, व्हाट इज हार्डनेस एंड हाउ डू यू रिमूव हार्डनेस। तो वहां पर सॉफ्टनिंग प्रोसेस या उस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम Na2CO3 का यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा प्रोसेस बोलते हैं, है ना उसको। तो उसको एक बार देख लेना, हाइड्रोजन वाला उसको लेक्चर को आप जरूर देखें। ठीक है, सेकेंड डाइज में यूज होता है, डाई में यूज होता है। थर्ड यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्यों यूज होता है? याद से समझो, सोडियम कार्बोनेट है आपके पास, सोडियम कार्बोनेट जब आप पेट्रोल पे डालोगे तो सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं करता, तो वो हीट को अब्सॉर्ब तो कर लेगा लेकिन ब्रेक डाउन नहीं करेगा, विच मींस कंबशन नहीं दिखाएगा। इस वजह से हम उसको यहां पर यूज कर सकते हैं, इस वजह से हम यहां पर यूज इसको कर सकते हैं। ये बात समझ आती? बस समझ आती? ठीक है, ये तीन जगह इसको यूज किया जा सकता है। चलिए, ये बात होगी आपकी सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट की बात हमने यहां पर कर ली है ना। सोडियम कार्बोनेट कंपाउंड की जो है Na2, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है ना, ऑक्साइड की बात कर रहे हैं ना, सोडियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रिपरेशन कैसे होगी सोडियम ऑक्साइड की? प्रिपरेशन कैसे होगी? प्रिपरेशन की जब मैं बात करता हूं, प्रिपरेशन का क्या यूज कर सकता हूं मैं यूज करता हूं Na2O2 विद रिएक्शन Na। अब ये रिएक्शन आपको आना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है, आपको उसका कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है ऑलरेडी, और आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है? सोडियम जब भी मेटल यूज होगा तो मेटल इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो सॉरी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो खुद को ऑक्सीडाइज करता है तो किसी और को रिड्यूस करेगा। अब यहां पर किसको रिड्यूस करेगा? सोडियम को तो रिड्यूस कर नहीं सकता, तो किसको रिड्यूस करेगा? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करके क्या बना देगा? Na2O। रिड्यूस करके क्या बना देगा? Na2O। कैसे बना देखो, ठीक है, समझो इस बात को। देखो यहां पर ऑक्सीजन था, वो तो 2 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में था, विच मींस एक ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, एक ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, जबकि यहां पर जो ऑक्सीजन था वो 2 में था। तो यहां पर ऑक्सीजन का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। और सोडियम को तो आपको दिख ही रहा है कि सोडियम ऑक्सीडाइज होकर कहां चला गया? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहां तो हो गया ऑक्सीडेशन, यहां तो हो गया ऑक्सीडेशन, और यहां हो गया रिडक्शन। सिंपल रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है कि सोडियम ने खुद को क्या किया? सोडियम ने खुद को किया ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीजन को क्या किया? रिड्यूस, और रिड्यूस करके क्या बना दिया? O2-, रिड्यूस करके क्या बना दिया? O2-। बात समझ आई? इस तरह से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक और मेथड देखो, एक और मेथड देखो। एक और मेथड देखो, आपके पास है
NaNO2 आपके पास है NaNO2 प्लस Na, ठीक है। Na is used as an oxidizing reducing agent, तो ये रिड्यूस करेगा, किसको रिड्यूस करेगा? यहाँ पर ये रिड्यूस करता है सोडियम को, नाइट्रोजन को। किसको रिड्यूस करता है? नाइट्रोजन को। यहाँ पर रिड्यूस करता है नाइट्रोजन को। अब नाइट्रोजन को रिड्यूस करेगा तो सोडियम ने खुद को क्या किया? ऑक्सीडाइज, नाइट्रोजन को रिड्यूस किया, तो नाइट्रोजन एज सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की 0 है। वो 0 फॉर्म में सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करना चाहता है क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है। तो N2 बना के उड़ जाएगा और सोडियम बच गया, तो सोडियम यहाँ पर बना देगा प्लस Na2O। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आप 2 लिख लो, यहाँ पर आप 2 लिख लो, कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, ठीक है ना। इस तरह से है ना, इस तरह से 2Na2, ठीक है ना। तो इस तरह से कंपाउंड का रिएक्शन प्रिपरेशन हो सकती है। अच्छा, इसमें दिस इज ऑफ व्हाइट कलर, कैसे कलर का है? व्हाइट अमॉर्फस सॉलिड है। कैसा सॉलिड है? व्हाइट अमॉर्फस सॉलिड। Na2O2 इज अ व्हाइट अमॉर्फस सॉलिड, व्हाइट अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। प्रिपरेशन आपने देखी इसकी। अच्छा, एक चीज और खास बात इसकी, इसको जब हम हीट करते हैं, Na2O को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, Na2O को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पे क्या होगा? 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब मैं हीट करूंगा तो ये बनाएगा Na2O2 प्लस Na, यहां से डिकम्पोज कर देगा, है ना, Na2O2 प्लस Na। तो इस तरह से सोडियम को भी रिलीज कर देगा। सोडियम से रिएक्ट भी करता है और सोडियम से रिलीज भी करता है, ठीक है। रिएक्ट, ये दोनों रिएक्ट करके पहले लोअर टेम्परेचर पे ये बना रहे थे, इसको मैं हायर टेम्परेचर पे ले जाऊं, डिकम्पोज करूं तो वापस ये रिएक्शन कन्वर्ट हो जाएगा, वापस ये रिएक्शन कन्वर्ट हो जाएगा। बस समझ आती है? बस समझ आती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये हो गया Na2O। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, याद नहीं रखना, बस आपको समझना है कि क्या रिएक्शन हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, दैट्स इट, पूछा नहीं जाता। ये जो नेक्स्ट कंपाउंड है ये कई बार पूछा जाता है। ये आपके पास Na2, ठीक है, सोडियम परऑक्साइड। क्या है? सोडियम परऑक्साइड। कैसा कलर का है? दिस इज येलो, पेल येलो कलर सॉलिड, पेल येलो सॉलिड। इसको बनाने का तरीका तो बताना नहीं पड़ेगा आपको, सिंपल एक तो तरीका हमने सीख लिया था कि सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करो और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में पास करते जाओ तो आपका Na2O2 बन जाएगा, है ना। ये रिएक्शन तो हमने किया था कि सोडियम को ऑक्सीजन के थ्रू पास करते जाओ और एक्सेस ऑफ डालते जाओ तो क्या बन जाएगा? Na2O2। एट द एंड क्या बन जाएगा? Na2O2। अभी एक और रिएक्शन किया कि आप ऑक्साइड ले लो और ऑक्साइड को हीट कर दो 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपको क्या बन जाएगा? Na2O2। ये सारे रिएक्शन हम कर चुके हैं, इन रिएक्शन को देखने की जरूरत दोबारा नहीं है, ठीक है। चलिए, ये बात आपको समझ आती है, ये बात आपको समझ आती है, ठीक है। अब इसके कुछ रिएक्शंस, इसके अपने कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं। हमने एक रिएक्शन किया था Na2O2 का स्टार्टिंग में, उसका रिएक्शन किया था हमने H2O2 के साथ, है ना, और हम H2O के साथ हम, है ना, और हमने कंपाउंड बनाया था। हमने ये बोला था कि जब ये रिएक्शन करेगा तो Na प्लस बनेगा आपका, है ना, और साथ में होगा O2 2 माइनस, यहां पर होगा आपके पास H प्लस और यहां पर होगा आपके पास OH माइनस। ये सारी चीजें होंगी तो क्या होगा? ये वाला इसके साथ चला जाएगा और ये वाला इसके साथ चला जाएगा, तो बन क्या जाता है? NaOH प्लस H2O2, NaOH प्लस H2O2। बट जो ये रिएक्शन है जहां पर NaOH प्लस H2O2 बन रहा है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनता है। किस पे बनता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बहुत ही लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर में बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। वो किस टेम्परेचर बनता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बना, ठीक है, यहां पर ये बात हुई। अब ये तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बन गया। अब क्या होगा? अब ये होगा कि अगर मैंने इसका टेम्परेचर राइज किया और इसको मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले गया, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले गया, तो NaH तो वैसे का वैसे रहेगा। ये जो H2 है क्योंकि ये अनस्टेबल है तो ये टूट के बनाता है H2O प्लस हाफ O2, ठीक है, ये बनाता है H2O प्लस हाफ O2, ठीक है। तो Na2O2 का रिएक्शन H2O देगा इनिशियली यही NaOH प्लस H2O2 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वेरी लो टेम्परेचर, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर राइज करते हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड करते हो तो क्या मिलता है? H2O प्लस हाफ O2 मिलता है, H2O प्लस हाफ O2 मिलता है। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? चलिए और रिएक्शन देखिए। अब एक ऐसा रिएक्शन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम बहुत जगह इस रिएक्शन को, बहुत जगह स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, कई बहुत ह्यूमन यूज में यूज करते हैं। इसी के तरह एक और रिएक्शन होगा वो भी हम यूज करते हैं, लेकिन इसको हम कई जगह पे यूज करते हैं। कई जगह पे तो क्या बोलूंगा, मतलब एक स्पेसिफिक जगह पे यूज करते हैं जो आपको याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम ऑक्सोन, इसको बोलते हैं हम ऑक्सोन, ठीक है। इसका रिएक्शन विद CO2, ठीक है, Na2O2 का रिएक्शन विद CO2, ठीक है, होगा क्या? होगा क्या? समझो बात को। Na2O2 का रिएक्शन विद CO2 क्या होगा? CO2 क्या करेगा? CO2 इसको रिप्लेस करेगा, यहां से ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगा और खुद लग जाएगा। हमने बात करी थी उसकी। देखो, दिस कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। अगर मैं ध्यान से देखूं तो तुम्हारे पास यहां पर Na2O है, दिस इज ऑक्साइड, ठीक है, दिस इज क्या है?
देखो ये बेसिक ऑक्साइड है, ये बेसिक ऑक्साइड है ना, ये बेसिक ऑक्साइड है और ये O2 है। क्या मैं इसको इस तरह से डिवाइड कर सकता हूं? क्या मैं इसको इस तरह से डिवाइड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, है ना। दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। अगर इस तरह से ना भी करूं, अगर इस तरह से ना भी करूं मैं डिवाइड, तो मैं इसको इस तरह से कर सकता हूं। देखो मेरे पास क्या है, Na2O2 है, तो Na2O2 मेरे पास प्रेजेंट होगा। अब ये जो CO2 है ये किसी ना किसी को हटाएगा और खुद अटैच होगा। CO2 है, किसी ना किसी को हटाएगा और खुद अटैच होगा, ठीक है। तो जब ये CO2 किसी को हटाएगा तो किसको हटाएगा? यहां पर ये हटाएगा ऑक्सीजन को और खुद लग जाएगा, ठीक है। यहां पर हटाएगा ऑक्सीजन को, खुद लग जाएगा और ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। ऑक्सीजन को किससे रिलीज कर देगा? O2 की फॉर्म। ऑक्सीजन को कैसे रिलीज कर देगा? O2 की फॉर्म। बात समझ आती है? तो CO2 ने खुद तो लगा और ऑक्सीजन को क्या कर दिया? हटा दिया। CO2 खुद लगा, ऑक्सीजन को क्या कर दिया? हटा दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन रिलीज हो गई। अब खुद बताओ ये कहां यूज होगा? खुद बताओ ये कहां यूज होगा? ये यूज होता है सबमरीन्स में। ये रिएक्शन यूज होता है सबमरीन्स में। सबमरीन्स में क्यों? क्योंकि सबमरीन्स में बेटा आप विंडो तो खोल नहीं सकते क्योंकि पानी अंदर आ जाएगा। तो करते क्या हो कि आप Na2CO3 का Na2O2 रखते हो और CO2 तो हम एक्सेल कर रहे हैं। CO2 हम क्या कर रहे हैं? एक्सेल। क्योंकि हम CO2 एक्सेल कर रहे हैं और वहां पर Na2O2 प्रेजेंट होगी तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे और सोडियम कार्बोनेट बना देंगे। सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या चीज रिलीज करेंगे? ऑक्सीजन। और उसी जो कार्बन डाइऑक्साइड को आपने एक्सेल किया आप वापस उसी को यूज करते हो थ्रू Na2O2। सबमरीन्स में क्या यूज किया जाती है? Na2O2 with CO2 which gives you Na2CO3 plus half O2, which gives you Na2CO3 plus half O2। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है, ठीक है। तो इस तरह से इसका रिएक्शन होता है। कहां यूज होती है? सबमरीन्स में, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा डिफरेंट की बात कर रहा हूं। यहीं पर मैं एक और की बात करूंगा KO2 की। इसकी बात करूंगा KO2। अब KO2 का मैंने आपको बताया था कि जो O2 माइनस है, O2 माइनस है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता है और टूट जाता है किसमें? O2 माइनस में और O2 में, इसी फॉर्म में टूट जाता है। विच मींस जब ये CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो पहले तो O2 माइनस O2 निकल गया, O2 निकल गया। अब मेरे पास क्या बचा? अब मेरे पास क्या बचा? इसके साथ बच गया K2O2, ये बच गया इसके साथ ये बच गया K2O2, है ना। O2 माइनस बचा K2O2। अब ये जो K2O2 है ये रिएक्ट करेगा CO2 के साथ, तो रिएक्शन सेम है, रिएक्शन सेम है। तो यहां पर क्या बनेगा? यहां पर बनेगा आपका K2CO3 प्लस हाफ O2 फिर से निकलेगा, हाफ O2 फिर से निकलेगा। तो इन दोनों को मैं अगर लिख लूं तो यहां पर कितना बन रहा है? इन दोनों को मैं हटा के एक साथ लिख लूं तो यहां पर कितना बन रहा है? 3/2 O2। और ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन स्पेसक्राफ्ट्स। जो आप एटमॉस्फेयर के बाहर स्पेसक्राफ्ट्स भेजते हैं उनमें यूज होता है। तो स्पेसक्राफ्ट में ये रिएक्शन यूज होता है। अच्छा मैं स्पेसक्राफ्ट में ये वाला रिएक्शन क्यों नहीं यूज कर सकता? क्योंकि देखो ये ना बहुत मिनिमम अमाउंट में बना रहा है, हाफ O2। अब हाफ O2 अगर ये बनाएगा तो ये बहुत मिनिमम है, तो ये सबमरीन्स में यूज होता है। क्यों? क्योंकि सबमरीन्स क्या कर सकती हैं? पानी से बाहर आ सकती हैं और पानी से जैसी बाहर आएंगी उसके अंदर फिर से ऑक्सीजन की रिफिलिंग होगी, फिर नीचे चले जाएंगी। लेकिन इनमें दिक्कत क्या है? ये तो स्पेस में जा रहे हैं। अगर ये स्पेस में जा रहे हैं और 1 साल के 1 ईयर के एक्सप्लोरेशन के लिए जा रहे हैं तो ये बाहर तो निकल नहीं सकते क्योंकि स्पेस तो वैक्यूम से भरा हुआ है, वहां तो ऑक्सीजन है नहीं। तो यहां पर इस वजह से आप मिनिमलिस्टिक, देखो इसका 1 मोल में हाफ मोल O2 प्रेजेंट हो रहा है, इसके 1 मोल में 3/2। तो ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिला, बहुत दिन तक उस जगह पे रह सकते हैं। तो इस वजह से ये स्पेस क्राफ्ट्स में यूज होता है और ये किसमें यूज होता है? सबमरीन्स में यूज होता है। अच्छा आउटर एटमॉस्फेयर में जाऊंगा तो एक और फायदा है। आउटर एटमॉस्फेयर में आपको बताया था मैंने आपको कि ये दोनों चीजें डिकम्पोज नहीं करती, है ना। K2 सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट दोनों डिकम्पोज नहीं करते। तो आप इसमें प्रेशर लगाओगे, टेम्परेचर राइज करोगे तो भी ये डिकम्पोज का बहुत लेटर स्टेज पे करती है। इस वजह से ये बहुत ही स्टेबल है, तो ये और चीजें गड़बड़ नहीं करेगी, ठीक है। इस वजह से काफी स्टेबल फॉर्म में रहते हैं, है ना। तो इस वजह से इनको स्पेसिफिकली यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए ये बात आपको समझ है, ठीक है। अच्छा अगर अब मैं आपसे बोलूं कि Na2O2 का रिएक्शन SO2 के साथ, तो आप क्या बनाओगे? Na2O2 का रिएक्शन SO2 के साथ, तो SO2 क्या करेगा? यहां से ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगा और बना देगा Na2SO3 प्लस हाफ O2, Na2SO3 प्लस हाफ O2, ठीक है ना। अच्छा यहीं पर अगर मैं आपसे बोलूं कि Na2O2 का रिएक्शन CO के साथ, तो आप बोलोगे क्या बनेगा? क्या बनेगा? अब ध्यान समझना यहां पर ना हमारे पास O2 माइनस है एंड दिस O2 माइनस कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस O2 माइनस कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो आपने ये आंसर बोला, ये आंसर भी गलत है, ये आंसर भी क्या है? गलत है। अब समझना इस बात को, ठीक है। इस बात को समझने की कोशिश करना, ये आंसर गलत है, ठीक है। क्यों गलत है समझना।
सल्फर जो है, सल्फर SO2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सल्फर SO2 में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? +4। अब अगर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में और मेरे पास O2 2- है, तो ये O2 2- है, जो पेरोक्साइड है उसके पास एबिलिटी है कि वो सल्फर को क्या करे? ऑक्सीडाइज करे। सल्फर को क्या करे? ऑक्सीडाइज। अब अगर ये सल्फर को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद को क्या करेगा? रिड्यूस। विच मींस सल्फर को तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में भेजेगा, खुद को रिड्यूस करके 2- में भेजेगा, राइट? अभी 2- एक ऑक्सीजन पे -1 है, अब एक ऑक्सीजन पे -2 हो गया, तो क्या हो गया? रिडक्शन। तो होता क्या है, जब भी इसका रिएक्शन कोई लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले से होता है, कोई भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले से, तो ये उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। अब इसने यहां पर ऑक्सीडेशन क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां पर कार्बन की अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट थी। कार्बन कौन सी फॉर्म में था? अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। अगर वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट तो पॉसिबल है ही नहीं, तो वो उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। लेकिन यहां पर सल्फर क्या है? सल्फर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, दैट इज +6। तो Na2O2 क्या करेगा? सल्फर को अपनी हाईयर ऑक्सीडेशन स्टेट में भेजेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा SO3 2- में, SO3 2- में, है ना? SO4 2- में, SO4 2-, SO3 2- में, तो अगेन +4 ऑक्सीडेशन, SO4 2- में, और खुद देखो सोडियम बच जाएगा। अब देखो बैलेंस करने की जरूरत नहीं, अपने आप ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। देखो बैलेंस करते रहो, कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं, पूरा रिएक्शन बैलेंस हो रहा है, पूरा रिएक्शन बैलेंस हो रहा है। बस हुआ क्या कि ऑक्सीजन ने अपने आप को रिड्यूस कर दिया और सल्फर को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज। सल्फर को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज। तो कोई भी चीज, अगर पेरोक्साइड का रिएक्शन, सोडियम पेरोक्साइड का रिएक्शन किसी ऐसी चीज से हो रहा है जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, तो वो उसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद को क्या करेगा? रिड्यूस। ऐसे यहां अब ये देखो, ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसको क्या करेगा? वो ऑक्सीडाइज। अब इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो किसमें भेजेगा? CO3 2-, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीजन को खुद को क्या कर दिया? रिड्यूस, और खुद को रिड्यूस करके बना देगा ये Na2CO3, जिसमें हर ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो हुआ क्या, यहां पर कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन, कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का हो गया रिडक्शन, और ऑक्सीजन का हो गया रिडक्शन। यहां पर सल्फर का हो गया ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का हो गया अगेन रिडक्शन, ऑक्सीजन का हो गया हमेशा रिडक्शन। क्लियर है? क्लियर? इस तरह से रिएक्शन चलेगी। फॉर एग्जांपल एक और रिएक्शन अगर हम ले, Na2O2 प्लस NH3, Na2O2 प्लस NH3, ये रिएक्शन देखो। अब यहां पर अगेन Na2O2 कैन एक्ट एज अ, देखो अब यहां पर इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। नाइट्रोजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? -3। अगर -3 में है तो नाइट्रोजन को वो ऑक्सीडाइज कर सकता है, और नाइट्रोजन की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। तो ये क्या करेगा? इसको 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भेजेगा नाइट्रोजन N2 को, ठीक है, और खुद को रिड्यूस करके क्या बना देगा? NaOH। खुद को रिड्यूस करके क्या बना देगा? NaOH। ठीक है, तो इसने क्या किया? पेरोक्साइड ने NH3 को क्या किया? नाइट्रोजन को करा रिड्यूस, ऑक्सीडाइज, और खुद हो गया रिड्यूस और बना दिया NaOH। ठीक है, ये बात समझे कि नाइट्रोजन तो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज, ये हो गया आपका ऑक्सीडाइज, और ये जो ऑक्सीजन था ये हो गया रिड्यूस। हमें कैसे पता चला ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है? हमें कैसे पता चला ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है? क्योंकि बेटा अगर आप यहां पर देखोगे तो ऑक्सीजन O2 2- में है, विच मींस एक ऑक्सीजन के पास क्या है? अगर मैं इसको देखूं तो एक ऑक्सीजन के पास -1 है, ठीक है, और जब मैं बाद में देखूं तो ऑक्सीजन 2- में, तो अगर यहां से यहां का डिफरेंस देखोगे तो ये क्या हो गया? चार्ज में नीचे गया है। चार्ज में कहां गया है? नीचे। और अगर चार्ज में नीचे जाएगा तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। चार्ज में नीचे जाएगा तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। बात समझ आती है? बस समझ आती है? तो इस तरह से आप इन रिएक्शंस को कर सकते हैं, जहां पर अगर आपको दिखे कि अगर कोई भी दूसरा एलिमेंट अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो पेरोक्साइड क्या करेगा? उसको अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भेजने की कैपेबिलिटी रखता है। ये बात समझ आती है? ठीक है, बस समझ आती है? चलिए अब लास्ट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी कंपाउंड बेटा इतने थे इसके ग्रुप 1 के। अब नेक्स्ट लेक्चर से वैसे हम ग्रुप 2 शुरू करेंगे, और ग्रुप 2 ज्यादा लंबा है नहीं, ठीक है, ज्यादा कंपाउंड्स भी नहीं है उसमें, बट ग्रुप 1 में इतने थे। लेकिन ग्रुप 1 की बायोलॉजिकल एक्टिविटी, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी सोडियम आएगा आपके पास, ठीक है। सोडियम में लिखो, इट इज यूज्ड एज सेल फ्लूइड, इट इज यूज्ड एज सेल फ्लूइड। सेल के फ्लूइड में यूज होता है, आउटसाइड द सेल फ्लूइड, और सेल के आउटसाइड जो सेल फ्लूइड है उसके आउटसाइड में यूज होता है, तो इट इज आउटसाइड सेल फ्लूइड, इट इज प्रेजेंट इन आउटसाइड सेल फ्लूइड and Na plus
सेंड्स सिग्नल एंड Na+ सेंड्स सिग्नल। पहला क्या है, Na+ कहां होता है, कहां प्रेजेंट होता है, आउटसाइड सेल फ्लूइड में। कहां प्रेजेंट होता है, आउटसाइड सेल फ्लूइड में, सेल फ्लूइड के आउटसाइड प्रेजेंट होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो Na+ एंड K+ का एक ट्रांसपोर्टेशन वो चलता है, वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसको याद रख लोगे तो काफी होगा। आउटसाइड द सेल फ्लूइड एंड सेंड्स सिग्नल टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे सिग्नल भेजता है, सीएनएस पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या भेजता है, सिग्नल भेजता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या भेजता है, ठीक है ना। सेकंड K+ कहां मिलेगा, तो ये मिलता है इनसाइड पे, ये मिलता है इनसाइड पे, है ना, इनसाइड सेल फ्लूइड, ये मिलता है इनसाइड सेल फ्लूइड। और क्या करता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी में यह मदद करता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट इज अ कंपाउंड दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है, और उसके हाइड्रोलिसिस में काम आता है, ठीक है। नॉट नेसेसरी, बस ये पॉइंट्स याद रख लो, काफी होंगे। नीट वालों को तो पता होंगे ये पॉइंट्स, लेकिन जेई वालों को अगर नहीं पता हो तो बस पॉइंट्स याद रखो, ठीक है। तो बेटा बस ग्रुप 1 में इतना ही था। ग्रुप 1 में खास बात एक चीज है कि आपको ग्रुप 1 अगर आप पढ़ें ध्यान से तो ग्रुप 1 एक बार एनसीईआरटी से जरूर रीड कर लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन वहीं से उठाया जाता है, ठीक है। मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स करवा दिए, बट एनसीईआरटी में एक दो ऐसी लाइनें होंगी जो छोटी सी कहीं छुपी होंगी और उनसे क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है। तो आफ्टर लिसनिंग टू द लेक्चर डू रीड द एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो बस ग्रुप 1 में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं ग्रुप 2 के साथ, और तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।